गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। आजकल पाकिस्तान के कुछ पत्रकार बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स पहुंचे हुए हैं, जहां पर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बैठती है। और आप ये देखिए, वहां पर इस पार्लियामेंट के साथ ही वहां पर और जो जो तमाम पूरे यूरोप के जो मुल्क हैं, वहां से इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेलेक्ट होते हैं। उनमें से एक मेंबर हैं मिशाइल गालोन, मिशाइल गालो गालर, सॉरी, मिशाइल गालर। तो मिशाइल गालर जो हैं, ये जर्मनी से आते हैं। जर्मनी के पॉलिटिशियन हैं मिशाइल गालर। और इनकी एक खास भूमिका रही है, और वो रही है पाकिस्तान के चुनाव में। पाकिस्तान के चुनाव में 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव और 2018 का चुनाव। इन तीनों चुनाव में जो अ, जो यूरोपियन कमीशन का जो ऑब्जर्वर का गुट आया, जो दल आया उनका, वो यहाँ पर आकर करीब 3-4 महीने रहा, ताकि वो प्री पोल रिगिंग की भी केसेस को ऑब्जर्व कर पाए अगर कोई होते हैं, और ड्यूरिंग द पोल क्या होता है वो, एंड पोस्ट पोल, इन तमाम चीज़ों की को बेसिकली पूरे इलेक्शन के लिए एक वो ऑब्जर्वर टीम जो भेजी जाती है, जिसमें रफली आप ये लगा लीजिए कि कोई 15 से 20 लोग ऐसे होते हैं। 15 से 20, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं कभी। और ये वो लोग हैं जो बेसिकली एज ऑब्जर्वर ग्रुप यूरोपियन यूनियन की तरफ से यहाँ आते हैं, और वो इन इलेक्शंस पर यूरोपियन यूनियन को अपनी रिपोर्ट भी देते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को यूरोपियन यूनियन के जरिए अपनी रिपोर्ट शेयर भी करते हैं, बताते हैं, रिकमेंडेशंस भी देते हैं। ये सब होता है। तो इन दिनों जब ये पाकिस्तानी पत्रकार पहुंचे हुए हैं ब्रसेल्स में, तो उनमें से कुछ की मुलाकात हुई है हमारे मिशाइल गालर से। मिशाइल गालर से जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त खबर दी। उन्होंने ये बताया कि इस बार जो इलेक्शन होना है, उसके लिए अभी तक मिशाइल गालर उनकी टीम को या यूरोपियन यूनियन के ऑफिस को इस तरह के अपने ऑब्जर्वर ग्रुप को भेजने के लिए अभी तक कोई इन्विटेशन नहीं भेजा गया है। अब माना जाता है कि अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होने हैं, तो अब तक उनका कहना है कि कम से कम 4 से 6 महीने उनको चाहिए होते हैं, ताकि वो अपने ग्रुप्स को वहाँ की बैकग्राउंड दे सकें, जो जिस ग्रुप को जाना है, उसको ट्रेन कर सकें, प्रॉब्लम्स बता पाएँ कि उनको दरअसल क्या ऑब्ज़र्व करना है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। तो ये वो सीन है। तो बताया ये गया मिशाइल गालर की तरफ से कि भई इस बार हम यूरोपियन यूनियन की जो टीम है, वो उसको चूँकि अब तक इन्विटेशन नहीं मिला है, तो जो लार्जर ग्रुप जाता है, वो नहीं जा पाएगा। लार्जर ग्रुप में और एक होता है जो एक इमीडिएट भेजने वाला जो ग्रुप होता है। ये 2 तरह के ग्रुप होते हैं इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के। तो जो अर्जेंट जाने वाला जो ग्रुप होता है, वो तो 4-5-6 दिन के नोटिस पे चला जाता है। लेकिन ये जो बड़ा ग्रुप होता है, इस चूँकि ग्रुप बड़ा होता है, तो इनको पहले से फुल ट्रेनिंग, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब बताने पड़ते हैं, कि वहाँ क्या फेस किया जा सकता है, क्या नहीं, कैसे-कैसे चीज़ें ऑब्ज़र्व होती हैं, कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री है, ये वो सब बताया जाता है। उसका अब इनके पास वक़्त नहीं है। तो उनका ये कहना था कि चूँकि अब तक नहीं भेजा गया है, तो अब अगर आता भी है तो वी डोंट हैव एनफ टाइम, और हमारे यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन के बुलावे को लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत सीरियस नहीं है। एक बात, ये एक इंटरप्रिटेशन है इस एक्शन की, यानी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अब तक कोई इन्विटेशन नहीं भेजा। इसके मायने एक इंटरप्रिटेशन तो ये निकलता है कि वो बहुत कीन नहीं है कि ये आए यूरोपियन यूनियन के लोग उनके इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, अभी हम और आगे इस पे बात करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी। उन्होंने कहा कि भई हमने जो 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, तो बोले 2018 के इलेक्शन के बाद में हमने कोई 30 रिकमेंडेशन, मैं यूरोपियन यूनियन के मिशाइल गालर की बात कर रहा हूँ, कि वो बता रहे हैं कि हमने करीब 30 रिकमेंडेशंस दी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जिनमें से अब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 पर काम किया है। 3 पर 30 रिकमेंडेशन दी गई, 3 पर काम हुआ है। तो दूसरा एक ये उन्होंने जानकारी दी। फिर उन्होंने बताया कि क्या ही बेहतर हो कि जो आने वाला इलेक्शन है, उसमें पिंडी में बैठे हुए लोग, मिलिट्री की तरफ इशारा है ज़ाहिर है, तो कि पिंडी में बैठे हुए लोग न तय करें कि दरअसल पाकिस्तान की सत्ता पर कौन काबिज़ होगा, बल्कि ये जनता तय करे कि किसे सत्ता पर बैठना है। कौन उनका रूलर होगा, ये जनता तय करे तो बेहतर होगा। नॉर्मल एक डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स यही हो सकता है, यही कहा जा सकता है किसी डेमोक्रेट की तरफ से। तो खैर, ये एक और चीज़ उन्होंने बताई। तो
और उन्होंने ये भी बताया कि 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में, यानी वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान को लाया गया था, उनका ये कहना था कि उस इलेक्शन के मुकाबले में 2013 का इलेक्शन, जिसमें नवाज शरीफ आए थे पावर में, उनका वो इलेक्शन इस 18 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा फेयर था। याद रहे, ये वही मिशाइल गालर हैं जो 2008 के इलेक्शन में भी यही उस टीम को हेड कर रहे थे, 2013 में भी उसी टीम को, उसकी ईयू की टीम को हेड कर रहे थे, और 2018 में भी। तो उनके पास पूरी जानकारी, पूरा बैकग्राउंडर एज ए टीम लीडर उस समय का मौजूद था। तो एक तो ये हुआ, लेकिन इसकी एक दूसरी इंटरप्रिटेशन जो मेरी है, और वो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा सच के ज़्यादा करीब है, और वो ये कि इलेक्शन होने ही नहीं। जब सरकार ने इलेक्शन कराने नहीं है, तो सरकार लोगों को इन्विटेशन क्यों भेजेगी आने के लिए? भई अपने मुल्क में आप कहते रहिए, गाना गाते रहिए कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, टाइम पे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है इसलिए होंगे, और हम भी चाहते हैं, और तो हमें हमें इलेक्शन से डर नहीं लगता है। 2018 सॉरी, आने वाले अक्टूबर में, नवंबर में हम इलेक्शन करवा रहे हैं। अब आपने अगर पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन की भाषा सुनी हो पाकिस्तानी राजनीतिज्ञों की, वो जो सत्ता में हैं, वो अब क्या भाषा बोल रहे हैं? इलेक्शन अपने टाइम पर होगा, ठीक वैसे ही जैसे संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब अक्टूबर नवंबर की बात नहीं हो रही है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक होगा। अब इसके मायने क्या हुए कि बेसिकली इलेक्शन की तारीख को अब इलेक्शन कमीशन बताएगा। नया कानून यही कहता है ना कि जो तारीख है इलेक्शन की, वो इलेक्शन कमीशन बताएगा, सरकार का काम नहीं है। तो सरकार ने हाथ धो लिया, उन्होंने कहा भैया जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो अभी डिजिटल सेंसस चल रहा है, वो नहीं पूरा हुआ है, उसके मुताबिक अभी वो भी होने हैं, आपके क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन शुरू होगी उसके बाद में। जब डिलिमिटेशन पूरी होगी तो मतलब एक बार डिजिटल सेंसस आने के बाद में डिलिमिटेशन के लिए उनको करीब करीब 4 से 6 महीने उसके लिए भी चाहिए। तो कई भैंस पानी में इलेक्शन की। आपको यही बात इतने दिन से कह रहा हूँ कि नहीं होते इलेक्शन इस साल। इस समय पाकिस्तान में तमाम जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो जो भाषा बोल रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इलेक्शन करवाने को लेकर इस साल कतई सीरियस नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कि उनको सबको ये लग रहा है कि अगर इकोनॉमी को ठीक किया जाना है, जिससे मैं बड़ी हद तक एग्री भी करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमी को ठीक किया जाना है, तो एक पॉलिसी का जो जो एक समन्वय होना है, जो कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी जो इकोनॉमिक होनी चाहिए, उसको एक सस्टेनेबल टाइम के लिए होनी चाहिए। तो जब तक वो नहीं होगा, आप सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं बनाएँगे, पॉलिटिकल बिकरिंग चलती रहेगी, तो दरअसल एक लार्ज लॉन्ग टर्म रिफॉर्म करवाना मुश्किल हो जाएगा। कम से कम जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, उनमें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान ने कोई ना कोई अपना टंटा जारी रखना है, कोई ना कोई उसका लॉन्ग मार्च, तो कोई शॉर्ट मार्च, तो कोई टेढ़ा मार्च, कोई सीधा मार्च चलता रहेगा, और पता लगेगा कि सोसाइटी की ऐसी-तैसी, इकोनॉमी की ऐसी-तैसी। इस सारे के बीच में एक नई खबर क्या आती है? इस सारे के बीच में नई खबर ये आती है कि आज आज पीटीआई के चेयरमैन, यानी कि श्रीमान जनता जनार्दन के प्रेमी लीडर इमरान खान से आईएमएफ की टीम दोपहर को मिलने आई उनके घर जमान पार्क में। आईएमएफ की टीम ने ये कहा कि वो इसलिए मिलने आए हैं ताकि जो एग्रीमेंट इस समय पाकिस्तान से एग्री किया गया है 9 महीने का, उसको लेकर वो पीटीआई को भी कॉन्फिडेंस में ले पाए, और ये देखे कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्या नहीं। और उनको इस बात का इस पूरे प्रोग्राम को उन्हें हम खुद बताएं कि दरअसल क्या एग्री किया गया है और क्या नहीं, सो दैट कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में वो एक कंसेंसस बेसिकली देखना चाह रहे हैं। वो कंसेंसस क्यों देखना चाह रहे हैं? ताकि इलेक्शन के बाद में कोई भी पार्टी आए, जो पॉलिसी है वो बनकर चले। सवाल ये है, अच्छा उसके बाद में क्या हुआ कि पीटीआई की टीम ने, हमाद अजहर ने खास तौर पे खूब ट्वीट किए इसके ऊपर, और पीटीआई ने भी ट्वीट किया कि भाई ये हुआ, आईएमएफ के लोग आए और हमारे लीडर से मिले। मजे की बात मुझे क्या लगती है कि जिस बात का ढिढोरा ये पीट रहे थे सारे में, ये वही आईएमएफ है जिसको एग्रीमेंट को तोड़ने वाले खुद इमरान खान थे। यानी कि जिन्होंने घर तोड़ा था, उन्हीं से घर को बचाने की गारंटी मांगी जा रही है। बिल्ली से कहा जा रहा है कि भाई दूध की चौकीदारी कर लेना। तो ये सीन चल रहा है। तो खैर, ये सिलसिला जो चल रहा है, इसमें आप एक और चीज़ देखिएगा कि एक इकोनॉमिक फैक्टर ये सामने अब आ रहा है, और उसको आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मुझे आपको बताना है, ये 2 बातें मैंने आपको बता दी कि इलेक्शन इस साल होता नहीं नज़र आ रहा,
क्योंकि यूरोपियन का उनको नहीं भेजा, यूरोपियन यूनियन के जो ऑब्जर्वर ग्रुप को अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है, इन्विटेशन नहीं भेजा गया है। उनके इमीडिएट वाला जो अर्जेंट भेजे जाते हैं ऑब्जर्वर्स, वो सिर्फ 2-4 दिन के लिए आते हैं इलेक्शन के टाइम पर, और वो ज़ाहिर है कि वो अगर 10 दिन 15 दिन पहले भी ये भेजेंगे तो वो आ जाएंगे। तो अब सिर्फ उन्हीं के आने की उम्मीद रह गई है, इन केस वो आते हैं या इलेक्शन होता है। मगर जो एक प्रॉपर जो ऑब्जर्वर ग्रुप आता है, जो जो 2-3 महीने रहता है उस बीच में, वो अब नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं बचा है। कम से कम अगर ये अक्टूबर नवंबर का इलेक्शन है तो, जो कि मुझे मेरा मेरा मानना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हो रहा कोई इलेक्शन। मेरा बहुत सीरियसली, मैं पहले दिन से आपसे कहता रहा हूँ, अब उनका कोई मानना नहीं है। इस बीच में आपको मालूम ही है कि आईएमएफ के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर भी मैं हमें कुछ बात करनी है। उसमें ये कि अब लोगों ने कमेंट करने शुरू किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पूरी डील को, उनका ये कहना है दोस्तों कि आने वाले समय में ये जो पाकिस्तानी रुपया है, इसका एक्सचेंज रेट इस क्वार्टर के खत्म होने तक 293 होने की उम्मीद है, 293 होने की उम्मीद है। ये दावा एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का जो ग्लोबल मैक्रो मॉडल है, उसके मुताबिक, और फिर कुछ दूसरे और भी जो विश्लेषक हैं, उनकी उम्मीदों पर आधारित है। जो आने वाले 12 महीने में हैं, उनमें इस एजेंसी का, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का, ये कहना है कि अनुमान उनका ये है कि जो यूएस डॉलर की एक्सचेंज रेट है, वो 317 तक पहुंच जाएगी पाकिस्तानी रुपीस के। पाकिस्तानी रुपीस $1 के अगेंस्ट 317 रुपए 29 पैसे तक जा सकती है आने वाले 12 महीने के अंदर। आगे चलते हैं तो एक तरफ देखिए, एक तरफ क्या होता है कि जो यूएस डॉलर है, उसका और जो पीकेआर का जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है, वो तो एक ही दिन में कोट भी होता है, एक्सचेंज भी होता है। लेकिन यूएस डॉलर और पाकिस्तानी रुपए का जो फॉरवर्ड रेट है, वो कोट तो आज होता है, लेकिन उसको आने वाले फ्यूचर की किसी डेट पर पेमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन जो जो उसका होता है या एक्सचेंज किया जाता है, वो बाद में होता है। तो ये दो 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 चीजें हैं। अच्छा, तो आगे लीजिए। बैंक ऑफ अमेरिका जो है, बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज ने बुधवार को ये अंदाजा लगाया है कि जो पाकिस्तान की मुद्रा है, वो ज्यादा, यानी ज्यादा डोमेस्टिक डेट और ब्याज का जो भुगतान है, उसका भारी रकम, प्लस 2024 से 25 में जो अनसस्टेनेबल डेट है, उसको रीस्ट्रक्चर करने की जो जरूरत आ रही है, उसके वजह से जो यूएस डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है, वो दरअसल 340 तक जा सकता है। ये बात कौन कह रहा है? बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज कहती हैं बुधवार को, बुधवार आज हो गया जुमा, तो आपकी देखिए 2 दिन पहले की बात है, कि पाकिस्तान की जो मुद्रा है, उसमें जो डोमेस्टिक डेट है वो भारी है, प्लस ब्याज की जो भारी जो भुगतान होने हैं वो, और 2024-25 में जो अनसस्टेनेबल डेट है, उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत तो एक जमाने से कही जा रही है कि बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। और अब तो जो यू नो जो इंटरनली बैठे हुए लोग हैं, वो भी मान रहे हैं कि हमको बहुत जरूरत है अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की। तो जो अनसस्टेनेबल डेट है, उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत के कारण यूनाइटेड स्टेट जो यूएस डॉलर है, उसका रेट 340 तक जा सकता है। जो पाकिस्तानी रुपया है, वो बुधवार को इंटरबैंक में अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में 277 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ है बुधवार को, है ना? अब बचा क्या? बचा, आप आगे देखिए। जो बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज, वो ये कह रही है कि इन्फ्लेशन अगले साल हाई रहेगा। अगले साल ही नहीं, वो कहते हैं आने आने वाले कई सालों तक हाई रहेगा। इसमें खासकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में कह रहे हैं कि 26% का उम्मीद है, कि 26% का अनुमान है उनका कि इन्फ्लेशन रेट रहेगा। लेकिन वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम कहते हैं एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनका जो पॉलिसी रेट है, वो फाइनेंशियल ईयर में, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में 25% तक जा सकता है। मौजूदा जो पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट माने इंटरेस्ट रेट, है ना? तो मौजूदा जो इंटरेस्ट रेट है, वो है 22%। अभी 21% था, पिछले हफ्ते 22% उसको किया गया है आईएमएफ की डील से ठीक पहले, तो 22%। मगर वो ये कह रहे हैं कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के आखिर होते होते वो 25% तक चला जाएगा।
तो बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी 30 जून की रिपोर्ट में दोस्तों, जिस रिपोर्ट का नाम उन्होंने दिया है पाकिस्तान व्यू पॉइंट रनिंग आउट ऑफ ऑर्थोडॉक्स ऑप्शंस, इस शीर्षक से ये बताया गया है कि हालांकि वे मानते हैं कि पाकिस्तानी रुपया पहले ही अपने मोर और लेस ठीक रेट पे यानी 286 के आसपास पहुंच गया है, लेकिन उनका ये मानना है कि चूंकि डोमेस्टिक बोरोइंग जो है वो 2.5 ट्रिलियन रुपए की है, 2.5 ट्रिलियन रुपए की डोमेस्टिक बोरोइंग है, उसकी वजह से ये अभी 15 से 25, ये करीब 25% और कमजोर हो जाएगी, 15 से 25% तक कमजोर होगी और 340 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच जाएगी। यानी कि डोमेस्टिक बोरोइंग की जो वजह है और 2.5 ट्रिलियन की, उसकी वजह से ये रुपया और टूटेगा पाकिस्तानी रुपया, और डॉलर के मुकाबले में 340 रुपए तक पहुंच जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक, यानी कि अगले साल जून तक। ये उम्मीद कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका की, जो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज। तो दोस्तों ये एक दो अपडेट थे जो मुझे आपको देने थे, मुझे लगा ये इकोनॉमी को लेकर बेहतर है इनके बारे में हम आपसे बात करें। दूसरी तरफ एक और चीज चल रही थी, इसी खबर जिसके बारे में मैं बता दूं कि भाई लगातार अब उम्मीदें की जा रही हैं कि इमरान खान अब जल्दी ही अंदर किए जाने वाले हैं बहुत तेजी से। आपने वो कहा सुनी, वो फिल्म देखी होगी ना नाना पाटेकर वाली, अब तक 56, तो वो अब कुल मिलाकर हो गए 156, 156 केसेस हो गए हैं। 44 केस अब दर्ज हो रहे हैं, जिनमें से कल कल तक 10 बढ़ गए थे नंबर, तो 44 केसेस और दर्ज हो रहे हैं उनके ऊपर। और माना यह जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं इनको लपेटने की बात अब तैयारी शुरू हो रही है इमरान खान को, और बड़ी अच्छी तरह से। तो ये सीन चल रहा है दोस्तों। इसमें अब एक पर्टिकुलर सेक्शन है 34 पाकिस्तान का, जिसके तहत जो आईजी पंजाब है उसने ये इनको ऑर्डर किया है अपनी पुलिस को कि इमरान पर जहां कहीं भी लाहौर के जो वो क्या था कोर कमांडर के घर पर जो हमला हुआ था उससे जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं उनमें इमरान खान को नामजद करके डाल दिया जाए। नामजद करने में और 34 सेक्शन यहाँ लगाया जाता है। 34 सेक्शंस के मायने वहां पाकिस्तान में ये लगाए जाते हैं कि ये आदमी मौजूद होना चाहिए उस इंसिडेंट पे। अब मौजूद तो नहीं था इमरान खान, मौजूद तो नहीं था इमरान खान, मौजूद इमरान खान तो उस समय फिजिकली जो है वो नैब की कस्टडी में था। तो अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं कोई खेल चल रहा है, जो बहुत संभव है कि या तो पुलिस बेवकूफ़ी कर रही है, या पुलिस कुछ स्मार्ट खेल खेल रही है, या कोई अंदर बैठा है जो केसेस कमजोर करवा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस दिन भी 34 सेक्शन लगकर और इन पे केसेस बनाए जाएंगे इमरान खान के खिलाफ, कोर्ट के पास मौका है उसको उठा के फेंक दीजिए, हमने सेक्शन ही गलत लगाया है। ये तो बेचारा हमारे सामने, हम सबके सामने, मीडिया के सामने वहां बैठा हुआ था कोर्ट में, है। तो जब वो कोर्ट में बैठा हुआ है तो ये वहां मौजूद नहीं होता, जब वो मौजूद नहीं होता तो आप सेक्शन 34 कैसे लगा सकते हैं उसके ऊपर। दिस इज हाउ इट इज। तो मुझे लगता है कि देर इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपनिंग इन द केसेस अगेंस्ट इमरान खान, दैट इज वन। टू, कि जो और दूसरे केसेस हैं, चाहे वो तोशा खाना का है, चाहे जो इनमें इनको लेकर, या वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला जो केस है अलकादर यूनिवर्सिटी का, इन दो केसेस में मेजर उनके खिलाफ कुछ हो सकता है। देखते हैं कि कहाँ तक बात जाती है आगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं कि मुझे आपसे विदा लेनी होगी क्योंकि मैं आपको अपनी तीनों खबरें दे चुका, और अब मैं आपसे लूंगा विदा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे पुरानी उम्मीद कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें। कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को, शुभ रात्रि।